हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लिविंग वर्ल्ड का नेक्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग बाकी जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे जैसे रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शसनेस, इन सब के साथ आगे बढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि ग्रोथ क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ क्या होता है, और ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ग्रोथ के फॉर्म्स, ग्रोथ के बारे में, ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं, इन सारे कुछ को देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है। क्लियर? लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ग्रोथ के बारे में देखा था कि जो ग्रोथ होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन मास, एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन मास प्लस इंक्रीज इन नंबर। सो इन दोनों को मिला दे तो ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर है। क्या है ट्विन कैरेक्टर? इंक्रीज इन मास प्लस इंक्रीज इन नंबर। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें लिखना है, जो हमें मेंशन करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ये लाइन दिया है और नीट में भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है कि व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। तो इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास एंड increase in number, these are the twin characters of growth। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें लिखना है। ट्विन कैरेक्टर ग्रोथ के क्या है? इंक्रीज इन मास, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का मास में बढ़ना या नंबर में बढ़ना क्या कहलाएगा? ग्रोथ कहलाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए ट्विन कैरेक्टर्स क्या है ग्रोथ के, तो दिस इज इंक्रीज इन मास प्लस इंक्रीज इन नंबर। दीज टू आर द इम्पोर्टेंट ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। बाकी ग्रोथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसा होता है? मास में बढ़ना, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मास में भी बढ़ता है और नंबर में भी बढ़ता है। ये लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था। इसके बाद और भी मैंने बताया था कि जो ग्रोथ होता है उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं बोलते हैं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि जो ग्रोथ है वो जो ग्रोथ है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होता है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ होता है वो कैसा होता है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मतलब बाहर के सरफेस पे किसी चीज का आके इकट्ठा होना क्या कहलाता है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, जो आपको नॉन लिविंग में देखने को मिलता है। इस कारण हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए क्या इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो हाँ है। क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन, जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर था, क्या वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। सो रिप्रोडक्शन के बारे में हमें पूछा जाता है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के बारे में हम सिंपली क्या बोलते हैं? ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसा यंगवन प्रोड्यूस करता है। यानी रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर सेम काइंड। मतलब ऑर्गेनिज्म अपने जैसा क्या प्रोड्यूस करता है? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो सिंपली हम लिखेंगे क्या? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इट इज द
biological process of producing offspring of their own kind, मीन्स क्या है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड। मतलब रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ऑफस्प्रिंग, बिल्कुल अपने जैसा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर लिखा था कि देयर आर 5 important feature of living organism. So reproduction is also an important feature of living organism. Well, reproduction is also an important feature of living organism. रिप्रोडक्शन जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, रिप्रोडक्शन होता क्या है तो फिर से समझ रहे हैं, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें और ऑर्गेनिज्म क्या प्रोड्यूस करता है? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल अपने जैसा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन और ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लेकिन बट reproduction is not the defining feature of living organism. फिर यहाँ पे हमने ये स्टेटमेंट फिर से लिखा है कि रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है, इम्पॉर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बट रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने बताया था कि डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है वैसा फीचर जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा हो बिना किसी एक्सेप्शन के और किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना हो रहा हो। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि रिप्रोडक्शन जो है किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होता है, बट क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है? ऐसा नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं होती है। जैसे कि अगर हम म्यूल्स की बात करें तो म्यूल्स क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। वर्कर हनी बी भी एक और एग्जांपल है। वर्कर हनी बी भी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट वो भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं कर सकता है। उसी तरह बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं, ह्यूमन कपल्स हैं जो इनफर्टाइल है, जिनका अपना खुद का बेबी नहीं हो सकता है, तो वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बट रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो जिनके पास रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं है, इसके कारण हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते हैं, डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे तो वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए। बट क्या जो इनफर्टाइल कपल्स है या जो म्यूल्स है या वर्कर हनी बी है, अगर रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहेंगे तो उन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे। तो क्या म्यूल्स या
इनफर्टाइल कपल्स ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है ना। सो इस कारण से हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कुछ और पॉइंट्स, इसका रीजन जो है उसको हम लिख लेते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस। तो हम सब जानते हैं कि कितने तरह के रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, वन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक को हम क्या बोल रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अनदर वन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन कौन सा, वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं। सो जैसा कि हम जानते हैं, पहले से भी 10th वगैरह में हमने पढ़ा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब होता है वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हो, क्लियर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल नेचर का होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनी पेरेंटल नेचर का होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस हम क्या लिखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर यूनी पेरेंटल इन नेचर। यूनी पेरेंटल इन नेचर। यूनी पेरेंटल कहने का मतलब क्या होता है, ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, मीन्स इसमें क्या हो रहा है, सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है। ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। उसी तरह अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, बाई पेरेंटल नेचर का होता है, यानी 2 अपोजिट पेरेंट, यानी 2 पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्सेस, वन इज मेल एंड अनदर वन इज फीमेल, आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इसमें हम क्या लिखेंगे, ये कैसा होता है, बाई पेरेंटल इन नेचर। बाई पेरेंटल इन नेचर। बाई पेरेंटल कहने का मतलब 2 पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स। अपोजिट सेक्स कहने का मतलब दैट इज मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व, ठीक है। यानी पहला डिफरेंस एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 अपोजिट सेक्सेस यानी मेल और फीमेल दोनों पेरेंट का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। इसी कारण जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यूनी पेरेंटल होता है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाई पेरेंटल नेचर का होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन इन जनरल नहीं होता है। तो इन जनरल गैमेट्स आर नॉट फॉर्म। गैमेट्स यहां फॉर्म नहीं होंगे, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन कंपलसरी है। गैमेट्स फॉर्म होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। सो यहां हम क्या लिखेंगे, गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ gametogenesis।
गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस से क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। सो पहला डिफरेंस हम क्या देख रहे हैं, ये यूनिपेरेंटल है, ये कैसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइपेरेंटल है। दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, कौन से प्रोसेस से, गैमेटोजेनेसिस से। सिंस गैमेट यहाँ नहीं फॉर्म हो रहा है या फॉर्म होगा भी तो यहाँ आपको गैमेटिक फ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा, यानी फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो हम क्या लिखेंगे कि गैमेटिक फ्यूजन इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, इज नॉट ऑकर। यानी इस केस में आपको गैमेटिक फ्यूजन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स भी बनते हैं और फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलता है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गैमेटिक फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन या बोल सकते हो सिनगैमी ऑकर, ठीक है ना। यानी तीसरा डिफरेंस हम क्या देख रहे हैं, गैमेटिक फ्यूजन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेटिक फ्यूजन होता है। यानी 3 डिफरेंसेस अभी तक हमने देखा। पहला डिफरेंस जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यूनिपेरेंटल होगा और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाइपेरेंटल होगा। दूसरा, गैमेट फॉर्मेशन इन जनरल ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को नहीं मिलेगा। अगर होता भी है गैमेट का फॉर्मेशन तो गैमेटिक फ्यूजन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में गैमेट का भी फॉर्मेशन होगा और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी होगा। और भी इसमें डिफरेंसेस है, कुछ और भी डिफरेंसेस को हम यहाँ देखेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं और इसमें हमें क्या डिफरेंसेस देखने को मिलता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच और कौन सारे डिफरेंसेस हैं। जैसा कि अभी तक हमने देखा कि ए सेक्सुअल और सेक्सुअल में अभी तक हमने 3 मेन डिफरेंसेस देखे थे। पहला डिफरेंस जो हमें देखने को मिला था कि ये यूनिपेरेंटल होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइपेरेंटल होता है। दूसरा, इन जनरल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें गैमेट का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें गैमेट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसी कारण यहाँ फर्टिलाइजेशन भी होता है, यहाँ फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में जो डिवीजन होता है सेल्स का वो माइटोसिस के थ्रू होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में जो डिवीजन होता है वो मियोसिस के थ्रू होता है। ये जो माइटोसिस और मियोसिस है, ये जो कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हालांकि माइटोसिस और मियोसिस हमें साइटोलॉजी में पढ़ना है, साइटोलॉजी यूनिट में हम देखेंगे कि माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। बट यहाँ एक पॉइंट हम समझते हैं, होता क्या है, यहाँ पे जो सेल है वो कैसे डिवाइड कर रहे हैं, माइटोसिस के थ्रू। पहले हम इसको समझ लेते हैं, किसके थ्रू डिवाइड कर रहे हैं, माइटोसिस के थ्रू। और यहाँ डिवाइड करते हैं मियोसिस के थ्रू। यानी यहाँ डिवीजन कैसे हो रहा है, मियोसिस के थ्रू, और यहाँ डिवीजन कैसे हो रहा है, माइटोसिस के थ्रू। तो माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं हम, इक्वेशनल डिवीजन। यानी माइटोसिस में क्या होगा, जितना नंबर ऑफ सेल पेरेंट में था, डिवीजन के बाद भी उतना ही नंबर ऑफ सेल रहेगा। बट मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस को हम क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, रिडक्शनल डिवीजन। इसमें होता क्या है, जितना नंबर ऑफ सेल डिवीजन से पहले था उसका आधा हो जाता है। तो अब देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यहाँ किसी तरह का कोई फ्यूजन नहीं होता है, एक ही पेरेंट रहता है, वही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पे 2 पेरेंट मिलकर के एक ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, एक जाइगोट बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ अगर हम देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक पेरेंट है जिसका सेल 2n है, यानी इसमें कितने क्रोमोसोम्स है, 2n। अब इस सेल में अगर माइटोसिस हुआ तो हमने क्या बताया कि माइटोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। मतलब जितना नंबर ऑफ सेल है उतना ही नंबर ऑफ सेल ऑफ स्प्रिंग में होगा। तो आपको ऑफ स्प्रिंग में भी कितना मिलेगा, 2n मिलेगा। तो कोई चेंज यहाँ नहीं आया, जैसा पेरेंट था वैसा ही ऑफ स्प्रिंग आ गया। तो
ये जो है क्या रहा, सेम रहा, ठीक। अगर जरा सोचिए होता क्या, यहाँ पे मियोसिस होता, तो मियोसिस का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, कम होना। तो 2n अगर है पेरेंट में, अगर यहाँ क्या हो जाए, मियोसिस हो जाए, तो ये 2n की जगह क्या हो जाएगा, n, तो एक अलग ही स्पीसीज बन जाएगा, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको बताया है क्लियरली, रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अपने जैसा ही प्रोड्यूस होता है नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग, है ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि रिप्रोडक्शन के बाद एक नया और स्पीसीज का जन्म हो जाता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। जैसा आप हो बिल्कुल वैसा ही नया स्पीसीज प्रोड्यूस होगा, चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का केस हो, चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का केस हो, ठीक है ना। सो यहाँ पे अगर मियोसिस होगा तो क्या होगा, जो पेरेंट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स था वो ऑफस्प्रिंग में नहीं रहेगा, और इस कारण स्पीसीज ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस यहाँ पे मियोसिस नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस होता है। जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट में था, उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसमें रहता है, ऑफस्प्रिंग में रहता है, ठीक है। अब यहाँ अगर हम मियोसिस की बात करें, तो मियोसिस में क्या होता है, यहाँ भी सेम ही रहना चाहिए, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट्स में है वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कहाँ रहना चाहिए, डॉटर ऑफ स्प्रिंग के अंदर रहना चाहिए, डॉटर क्रोमोसोम्स के अंदर रहना चाहिए, ठीक है ना। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हमने लिए मेल पेरेंट और दूसरा हमने लिया फीमेल पेरेंट। यहाँ 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो हम 2 पेरेंट्स लेंगे, एक हमने लिया मेल और एक हमने लिया फीमेल पेरेंट। तो अगर ह्यूमंस की बात करें तो 2n इक्वल टू कितना होता है मेल में, 46। उसी तरह फीमेल में 2n इक्वल टू कितना होता है, 46, ठीक है। मेल क्या बनाता है, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस से गैमेट बनाता है, तो गैमेट जो बनता है दैट इज स्पर्म, ठीक है ना। स्पर्म बन रहा है, तो जो स्पर्म है उसके अंदर कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है, ये 2n जो है इसके अंदर होता है मियोसिस, ठीक है। क्या होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस से ये 2n से क्या बन जाएगा, n, और n इक्वल टू कितना हो जाएगा, आधा, दैट इज 23, ठीक। उसी तरह फीमेल में भी, फीमेल पेरेंट में भी क्या होगा, अगेन मियोसिस होगा, और मियोसिस से गैमेट बनेगा, कौन सा गैमेट, एग बनेगा, और ये भी क्या होगा, सिंस यहाँ मियोसिस हो रहा है तो ये आधा होगा, n इज इक्वल टू यहाँ भी कितना हो जाएगा, 23। और ये दोनों क्या करेंगे, फ्यूज करते हैं, यानी स्पर्म और एग फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, और ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट कितना हो जाएगा, ये n और ये n मिल करके 2n हो जाएगा, और 2n इक्वल टू कितना होगा, 23 प्लस 23 इज इक्वल टू 46। तो आप देखें, पेरेंट्स के अंदर 2n इज इक्वल टू 46 था, तो डॉटर के अंदर भी कितना रहा, 2n इक्वल टू 46 ही रहा। क्लियर है बात। अगर यहाँ माइटोसिस होता तो यहाँ 2n इक्वल टू 46, तो यहाँ भी 2n इक्वल टू 46 होता, यहाँ भी 2n इक्वल टू 46 होता, तो जो नेक्स्ट जनरेशन आता उसमें कितना हो जाता, 4n इक्वल टू 92, जो कि एक अलग स्पीसीज बन जाता। इस कारण यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है वहां माइटोसिस होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, और जहाँ 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है वहां कैसा डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। क्लियर है बात, ठीक है ना। सो हमें बेसिकली यही समझना था कि माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है, बाकी ये सारे प्रोसेस कैसे होते हैं ये साइटोलॉजी में डील करेंगे, ठीक है ना। सो आप एक बार इसको लिख लीजिए, फिर हम इसके डिफरेंसेस को अगेन पॉइंट करके लिखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आगे के डिफरेंसेस को। तो अभी हमने क्या देखा, नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा, यहाँ डिवीजन कैसा होगा, माइटोसिस के थ्रू। तो यहाँ हम लिखेंगे माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस। यहाँ पे कैसे डिवीजन होगा, माइटोसिस के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डिवीजन कैसे होगा, मियोसिस के थ्रू, जो कि रिडक्शनल डिवीजन है। सो मियोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस। ठीक है, यानी नेक्स्ट डिफरेंस हमें क्या मिल गया, एक में हो रहा है माइटोटिक डिवीजन और दूसरे में हो रहा है मियोटिक डिवीजन। नेक्स्ट डिफरेंस इज कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है।
इन कंपैरिजन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो ह्यूमन के केस में ही अगर आप देख लीजिए, जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होने का समय होता है वो ऑलमोस्ट 9 मंथ्स का होता है, ठीक है ना। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंपैरेटिवली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फास्टर प्रोसेस, स्लोअर प्रोसेस है, ठीक है। तो नेक्स्ट डिफरेंस हम यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज फास्टर प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है, फास्टर प्रोसेस है। और वहीं अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये कैसा प्रोसेस है, ये स्लोअर प्रोसेस है इन कंपैरिजन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज स्लोअर प्रोसेस। क्लियर बात, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस इसमें ये है, यहां हम देख रहे हैं कि एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है। तो जरा सोचिए, अगर एक ही पेरेंट एक ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है बिल्कुल अपने जैसा, तो क्या उसके जेनेटिक्स में कोई वेरिएशन आएगा? नहीं आएगा ना। बिल्कुल सेम जैसा पेरेंट होगा वैसा ही ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, किसी तरह का कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है कि एक मेल पेरेंट है तो दूसरा फीमेल पेरेंट है और दोनों फ्यूज करके एक नया ऑफ स्प्रिंग बना रहे, तो उसमें आपको मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक दिखेंगे और दोनों का मिक्सचर दिखेगा, जिसके कारण वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट डिफरेंस यहां हम क्या देखते हैं कि जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर genetically identical, या बोल सकते हो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। अपने पेरेंट के बिल्कुल क्या है, एग्जैक्ट कॉपी है, आइडेंटिकल है। वहीं अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली different from their parent, अलग होते हैं अपने पेरेंट से। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। एक्सेप्शन क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो जेनेटिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाकी 12th के अंदर हमें डिटेल में पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो वहां हम डिटेल में उसको स्टडी करेंगे। यहाँ हमको ये समझना था कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या है, तो पहला डिफरेंस, एसेक्सुअल यूनिपेरेंटल होता है, तो सेक्सुअल कैसा होता है, बाईपेरेंटल होता है। एसेक्सुअल में गैमेट का फॉर्मेशन इन जनरल देखने को नहीं मिलता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। गैमेट फॉर्म नहीं होते हैं तो यहाँ फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। अगर इन केस गैमेट का फॉर्मेशन हो भी जाता है तो भी यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटिक फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें गैमेटिक फ्यूजन देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट डिफरेंस हमने क्या देखा, यहाँ जो डिवीजन होता है वो कैसे होता है, माइटोसिस के थ्रू होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में जो डिवीजन होता है वो मियोसिस के थ्रू होता है। इसके पीछे हमने रीजन बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है अभी थोड़ी देर पहले। क्लियर, एक बार फिर से अगर आप देख लीजिएगा तो समझ आ जाएगा क्लियरली कि मियोटिक डिवीजन यहाँ क्यों होता है और यहाँ माइटोसिस डिवीजन यहाँ क्यों होता है और मियोटिक डिवीजन यहाँ क्यों होता है। नेक्स्ट हमने देखा ये जो प्रोसेस है ये फास्टर प्रोसेस है, ये कैसा प्रोसेस है, स्लोअर प्रोसेस है। और यहाँ जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसे होंगे, एग्जैक्ट कॉपी होंगे। क्यों? क्योंकि
एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और इसीलिए इसके केस में इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। क्या हम बोलते हैं इसे, हम क्लोन बोलते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होता है, एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है वो दो पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के कारण हो रहा है, तो यहाँ आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। क्लियर बात। सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखते हैं और एग्जाम्पल देखेंगे। बाकी डिटेल्स तो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट यहाँ हमें जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स और कुछ एग्जाम्पल, वो हम एग्जाम्पल्स यहाँ देख लेते हैं। आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है। सो नाउ इम्पॉर्टेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इम्पॉर्टेंट मोड्स को हम लोग अब डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इम्पॉर्टेंट मोड की अगर बात करें तो सबसे पहला जो मोड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमारे दिमाग में आता है वो कौन सा मोड है? बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, जो सबसे पहला दिमाग में आ रहा है दैट इज बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन। सो बच्चों, बाइनरी फ्यूजन, हालांकि ये सारा कुछ हमें 12th में डिटेल में पढ़ना है, बट उससे पहले हम यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या है? बाई का मतलब क्या होता है? दो। ठीक है, तो एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फ्यूजन। यानी रिप्रोडक्शन प्रोसेस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वैसा मेथड जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल बनाएंगे, उसे हम बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन। तो ये हमें किस में देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है अमीबा में। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, ज्यादातर एग्जाम्पल हम इसी का लर्न करते हैं। अमीबा में फेवरेबल कंडीशन के अंदर हमें कौन सा फ्यूजन देखने को मिलता है? बाइनरी फ्यूजन। फिर बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिसमें हमें कौन सा फ्यूजन देखने को मिलता है? बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो पहला मोड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा है? बाइनरी फ्यूजन। दूसरा मोड जो हम देखते हैं वो है बर्डिंग। कौन सा देखते हैं? बर्डिंग। बर्डिंग के बारे में भी आपको पता होगा, इसे 12th में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिर भी हम यहाँ एक बार देख लेते हैं कि बर्डिंग क्या होता है। बर्डिंग में क्या होता है? मान लीजिए एक पेरेंट बॉडी है, जैसे हमने ये ले लिया, ये मान लीजिए एक पेरेंट बॉडी है। इस बॉडी में जैसा ये बॉडी है बिल्कुल ऐसा ही छोटा सा बर्ड या तो बॉडी के अंदर फॉर्म होगा या बॉडी के बाहर फॉर्म होगा। इस तरह से बॉडी के बाहर फॉर्म हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर, छोटा सा स्ट्रक्चर। धीरे धीरे वो क्या करेगा? ग्रो करेगा, और जब वो स्ट्रक्चर को फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलेगा, तो वो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा और एक नए ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब बिल्कुल जैसा पेरेंट बॉडी था वैसा ही वो बन जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें बर्ड का फॉर्मेशन होता है, एक आउटग्रोथ फॉर्म होता है पेरेंट बॉडी में, या तो अंदर या पेरेंट बॉडी के बाहर, और जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो वो बॉडी से अलग हो जाएगा और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म अपने आप को बना लेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बर्डिंग बोलते हैं। सो बर्डिंग हमें किस में देखने को मिलता है? तो हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल है कौन सा? ईस्ट में हमें देखने को मिलता है, हाइड्रा के केस में हमें देखने को मिलता है क्या? बर्डिंग। ठीक है, सो बर्डिंग का मतलब क्या होगा? जो पेरेंट बॉडी है उसमें ही एक छोटा सा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, बिल्कुल पेरेंट जैसा। वो ग्रो करेगा, जब पूरी तरह पेरेंट जैसा बन जाएगा तो वो क्या होगा? बॉडी से अलग हो जाएगा और अपने आप को बाहर सरवाइव कराने लगेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? बर्डिंग बोलते हैं, जो कि ईस्ट, हाइड्रा इन जनरल इन सब में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट मोड है वो होता है ट्रू
रीजेनरेशन, रीजेनरेशन। ट्रू रीजेनरेशन कहने का मतलब होता है, इस केस में क्या होगा, जैसे कोई भी बॉडी है, अगर उस बॉडी में एक्सीडेंटली कोई कट लग गया, कोई कट हो गया, तो वो जो बॉडी है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रू रीजेनरेशन। और ये जो है ये आपको देखने को मिलता है प्लेनेरिया में। किसमें देखने को मिलता है, प्लेनेरिया में। याद रखिएगा किस केस में देखने को मिलेगा, प्लेनेरिया में। यानी क्या हो रहा है, रीजेनरेट हो रहा है, जो कट बॉडी पार्ट है वो वापस आ रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रू रीजेनरेशन। नेक्स्ट मोड जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो कौन सा है, वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। रीजेनरेशन के केस में क्या होता है, ये जो कट है वो एक्सीडेंट से हुआ है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन के केस में है ये जो कट है वो कराया जाता है। यानी जगह जगह जो ऑर्गेनिज्म है उसको फ्रेगमेंट्स में ब्रेक किया जाता है और हर एक फ्रेगमेंट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन हमें किस में देखने को मिलता है, तो जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है हम उसी पे बात करेंगे। एल्गी, फंगी, प्रोटोनेमा ऑफ मॉस, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस। याद रखिएगा बच्चों, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस। मॉस एक ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट्स में जो प्रोटोनेमा है उसमें कैसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन। ये जब हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो वहां हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर। सो जो फ्रेगमेंटेशन है वो आपको एल्गी से अच्छा हम यहाँ लिखेंगे फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी। इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, फ्रेगमेंटेशन। अब ये फिलामेंटस एल्गी क्या होता है ये हम देखेंगे जब हम एल्गी पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के अंदर। फंगी के अंदर प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस और भी बहुत सारे हैं जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट मेथड इज स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन का मतलब होता है स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हमें किस में देखने को मिलता है, तो ये हमें एल्गी में भी मिलता है देखने को, ये हमें फंगी में भी देखने को मिलता है, ये हमें ब्रायोफाइट्स में भी देखने को मिलता है, ये हमें टेरिडोफाइट्स में भी देखने को मिलता है। ये सारे प्लांट्स हैं। टेरिडोफाइट्स के अंदर भी हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, सो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द इम्पोर्टेंट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जो एनसीईआरटी के अंदर है हमें वही लर्न करना है। एनसीईआरटी के अंदर ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप लर्न कीजिएगा। लिविंग वर्ल्ड का जो दूसरा ही पेज है उसी में ही ये मेंशन है। सो बाइनरी फ्यूजन कौन से मेथड से हो, बाइनरी फ्यूजन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। ये किसमें होता है, अमीबा, बैक्टीरिया, इन सब के केस में आपको देखने को मिलेगा। बर्डिंग आपको किसमें देखने को मिलेगा, ईस्ट, हाइड्रा, इन सब में। ट्रू रीजेनरेशन प्लेनेरिया में बेसिकली। फ्रेगमेंटेशन फिलामेंटस एल्गी, फंगी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस, इन सब में आपको फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। एंड अनदर वन इज स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इन सब में आपको स्पोरुलेशन देखने को मिलेगा। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मोड है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट एग्जाम्पल था कि प्रोटोनेमा ऑफ मॉस में कौन सा फ्रेगमेंटेशन कौन सा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, तो फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। एंड फिलामेंटस एल्गी से भी क्वेश्चन आया था, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉस से। फिर ट्रू रीजेनरेशन भी पूछा गया था, किसमें होता है, प्लेनेरिया में होता है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये लर्न होना चाहिए कि कहाँ कौन सा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सो अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लास्ट कुछ पॉइंट रिप्रोडक्शन के देखते हैं।
सो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन के बारे में अब हम नोट करके कुछ पॉइंट समझेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नीट में इससे रिसेंटली क्वेश्चन आया है, 2016 में भी क्वेश्चन आया है, 2018 के अंदर भी इससे क्वेश्चन आया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, ध्यान से सुनिएगा इसको। सो हम लोग लिखेंगे इसको नोट करके। हमें ऑर्गेनिज्म, दो तरह के ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करना है। तो पहला हम यहाँ पॉइंट लिखेंगे इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट हमने लिखा इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि ग्रोथ, अगर आपको याद हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो एक थोड़ा सा हम देखते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में क्या हुआ था, ये मान लीजिए अमीबा था और ये अमीबा क्या किया, ग्रो किया। ग्रो करने के बाद इसका मास बढ़ा, ठीक है। इसे हमने क्या बोला था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रो। लेकिन अगर आपको याद हो तो इसके तुरंत बाद क्या हो गया था, रिप्रोडक्शन हो गया था और ये दो डॉटर सेल में क्या हो गए थे, कन्वर्ट हो गए थे। ऐसा ही हुआ था, ठीक है। अगर आपको याद हो, ये याद करने के लिए मैंने थोड़ा सा बताया था, ठीक है। इसमें क्या था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में हमें क्या देखने को मिल रहा था कि जो ग्रोथ है और जो रिप्रोडक्शन है वो दोनों साथ साथ हो रहा था, है ना। ग्रोथ भी हो रहा था और उसके साथ ही रिप्रोडक्शन हो रहा था। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम क्या बोलते हैं कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन both are inclusive events। बच्चों यहां मैंने लिखा है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होगा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में साथ साथ होता है, इंक्लूसिव इवेंट्स है। यानी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन are synonyms of each other। यानी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में क्या है, सिनोनिम्स है, मतलब एक जैसे कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हो रहा है, वही जो प्रोसेस है वही क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी कर रहा है। तो इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होगा, इंक्लूसिव इवेंट होगा। यानी इन लोअर ऑर्गेनिज्म मीन्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। एनसीईआरटी में ये क्लियरली मेंशन है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में अगर हम बात करें तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूसिव इवेंट्स यानी ये क्या है, ये अलग अलग इवेंट्स हैं। यानी एनसीईआरटी में लाइन दिया गया है कि इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल, हायर प्लांट्स एंड एनिमल मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव इवेंट, अलग अलग इवेंट है। यानी मसल मास का बढ़ना या नंबर का बढ़ना ये ग्रोथ है,
लेकिन रिप्रोडक्शन क्या है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जिससे जाइगोट बन रहा है, ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। तो हायर प्लांट में ग्रोथ रिप्रोडक्शन बहुत अलग अलग इवेंट है, एक्सक्लूसिव इवेंट है। सो इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम इसको सिनोनिम्स नहीं बोलेंगे, इस पॉइंट को क्लियरली याद रखिएगा। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? इंक्लूसिव इवेंट्स है, यानी एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स है। सो हम यहां मेंशन करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कि दीज आर, यानी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट synonyms of each other, यानी एक दूसरे के सिनोनिम्स ये नहीं है इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? सो हमने आज रिप्रोडक्शन देखा, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है, क्यों नहीं है, इसके पीछे रीजन क्या है कि बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। फिर हमने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखा, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने दो टाइप्स देखा, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहां हमने क्लियरली देखा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइपेरेंटल होता है। यूनिपेरेंटल होने के कारण यहाँ जो गैमेट्स हैं वो फॉर्म नहीं होते हैं और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स भी फॉर्म होते हैं और फर्टिलाइजेशन भी होता है। फिर हमने नेक्स्ट देखा कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसमें माइटोसिस होता था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता था। एंड नेक्स्ट हमने देखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्लोअर प्रोसेस है और ए सेक्सुअल फास्टर प्रोसेस है। और सिंस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाय पेरेंटल है, इस कारण जो ऑफ स्प्रिंग है वो जेनेटिकली डिफरेंट होता है, बट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्लोन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। फिर हमने इंपॉर्टेंट मोड्स देखे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो एनसीईआरटी में मेंशन है, जैसे बाइनरी फ्यूजन है, बर्डिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, ट्रू रीजनरेशन एंड स्पोरुलेशन। एंड फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? एक जैसे इवेंट है, सिमिलर इवेंट है, क्योंकि ग्रोथ होता है तो साथ साथ रिप्रोडक्शन होता है। फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ये दोनों अलग अलग इवेंट है। एनसीईआरटी के अंदर इसी लाइन को लिखा है कि इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर एक्सक्लूसिव इवेंट। इस पॉइंट पे हमें फोकस करना है। यहाँ इंक्लूसिव लिखा है, यहाँ एक्सक्लूसिव लिखा है। नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ऑप्शन था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट क्या क्या था? पहला स्टेटमेंट था कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल। दूसरा स्टेटमेंट था कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। तीसरा स्टेटमेंट था बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। और डी ऑप्शन था कि दोनों आंसर गलत है, सारा का सारा आंसर जो है वो गलत है। तो आंसर क्या होगा? बोथ दी ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है ना? ट्विन कैरेक्टर ग्रोथ की क्या है, आज ये भी हमने देखा, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? एक्सक्लूसिव इवेंट है हायर प्लांट्स और एनिमल्स में। तो इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिलेगा। आप उसको सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है? सो आज के लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट फीचर के अंदर रिप्रोडक्शन को खत्म किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे मेटाबॉलिज्म। ठीक है? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।